मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर अन्नाराम शर्मा सह आचार्य हिंदी, BA तृतीय वर्ष, आधुनिक काव्य का इतिहास। आधुनिक काव्य में जो तीसरा उत्थान है वह छायावाद के नाम से जाना जाता है। छायावाद के अर्थ और प्रारंभ के संबंध में पिछले व्याख्यान में चर्चा हुई थी। उसी क्रम में छायावाद के प्रमुख कवियों की चर्चा हो रही थी। दूसरे कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं में 1918 में लिखी हुई वीणा संग्रह की कविताएं, ग्रंथि का प्रकाशन 1920 में हुआ। गुंजन, पल्लव का प्रकाशन महत्वपूर्ण है। गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपात, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, अतिमा, वाणी, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन और सत्यकाम, ये पंत की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कला और बूढ़ा चांद पर, और लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ था। छायावाद के स्वरूप के गठन में पंत का महत्वपूर्ण योगदान है, जो रहस्यात्मक प्रवृत्ति और प्रकृति के प्रति रुझान या प्रकृति का जो प्रेम है वह सर्वाधिक हमें पंत में ही दिखाई पड़ता है। तीसरे कवि हैं निराला। निराला का छायावाद में महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी पहली कविता जूही की कली 1916 में लिखी गई। पहला संकलन है उनका अनामिका शीर्षक से। अनामिका 1923 में प्रकाशित हुआ। इसके पश्चात परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नये पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीतगुंज, सांदे काकली आदि रचनाएं इनकी प्रकाशित हुई थी। उनकी प्रकृति संबंधी प्रसिद्ध कविताएं जूही की कली, संध्या सुंदरी, बादल राग और परिमल में संग्रहित है। इसी परिमल में विधवा, भिक्षुक जैसी प्रगतिशील रचनाएं भी है। गीतिका में गीत हैं जिन्हें संगीत के स्वरों में प्रस्तुत किया गया है। सरोज स्मृति हिंदी का पहला शोक गीत है जो अनामिका में संकलित है। अणिमा के गीत भक्ति, विषाद और विचारों पर आधारित है, तो बेला में उर्दू शैली की छाप है और नये पत्ते की प्रस्तुति अंग्रेजी शैली के ढंग पर हुई है। नये पत्ते में 7 व्यंग्य प्रधान रचनाएं भी है जो प्रगतिवादी रचनाएं हैं, और अर्चना में उन्होंने अंग्रेजी संगीत की शैली को भी अपना लिया है। इस प्रकार निराला एक प्रगतिशील रचनाकार है, एक यथार्थवादी रचनाकार है, लेकिन छायावाद के प्रारंभिक दिनों में इनकी प्रवृत्ति छायावादी रही है। चौथी रचनाकार है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। 1929 में इनका निहार काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। उसके पश्चात रश्मि, नीरजा, सांदे गीत, दीपशिखा और सप्तपर्ण ये रचनाएं उनकी प्रकाशित हुई। पहले 5 संकलनों में महादेवी के मौलिक गीत संग्रहित है, किंतु सप्तपर्ण में वैदिक संस्कृत के श्लोकों का अनुवाद है। निहार की भूमिका कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने 1930 में लिखी थी। दूसरा संस्करण है महादेवी के गीतों का संकलन यामा नाम से 1940 में प्रकाशित हुआ और इस संग्रह पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ये 4 मुख्य लेखक हैं जिन्होंने छायावाद की पृष्ठभूमि और छायावाद के आधार स्तंभ के रूप में कार्य किया। उसके पश्चात उत्तर छायावाद युग आता है। उत्तर छायावाद में अलग अलग धाराएं विकसित हुई। एक धारा व्यक्ति चेतना प्रधान कवियों की है। इन कवियों को हालावादी भी कहा जाता है। इनमें स्वच्छंदतावाद की चरम परिणति हुई है। इन कवियों में व्यक्ति चेतना प्रधान कवियों में हालावादी कवियों में हरिवंश राय बच्चन का महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चन ने खय्याम की रुबाई का अनुवाद किया। मधुशाला 1935 में प्रकाशित हुई। उसके पश्चात मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, बंगाल का अकाल, हलाहल, सूत की माला, खादी के फूल, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, त्रिभंगिमा और 4 खेमे 64 खूंटे, ये रचना इनकी प्रकाशित हुई है। इनमें से खादी के फूल, सूत की माला, 4 खेमे 64 खूंटे, त्रिभंगिमा को छोड़कर शेष रचनाएं यौवन, सौंदर्य और मस्ती पर आधारित है। बच्चन अपनी उर्दू काव्य शैली के लिए मीर के आभारी हैं। कोई ने खरी बोली जिसना लिखना आरंभ करे, अंदाज मीर का बेजाने बेपहचाने। उनकी मिलन यामिनी एक विभाजक रेखा है। इससे पहले के बच्चन में अनुभव प्रधान है और बाद के बच्चन में शरीर प्रधान हो गया है। इस प्रकार मिलन यामिनी संग्रह महत्वपूर्ण है। हालावाद का प्रवर्तन बच्चन ने ही किया था। बच्चन के पश्चात व्यक्ति जाति चेतना के जो कवि हैं वो है हालावाद के भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा ने मधुकर्ण, प्रेम संगीत और मानव आदि संग्रह लिखे। मानव में इनकी प्रसिद्ध कविता भैंसागाड़ी संकलित है। भगवती चरण वर्मा पर नियतिवाद काफ़ी प्रभावी है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, इस प्रकार की काव्य रचना भगवती चरण वर्मा ने की है। रामेश्वर शुक्ल अंचल भी हालावादी कवि के रूप में ख्यात रहे हैं। इनकी पहली कविता माधुर्य पत्रिका में 1932 में प्रकाशित हुई थी। मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला, करील, लाल चूनर और वर्षांत के बादल रामेश्वर शुक्ल अंचल के महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। ये मूलतः प्रेम और रोमांस के कवि कहे जाते हैं। इसी प्रकार आर.सी. प्रसाद सिंह ने कलापी, संचिता, जीवन, यौवन और पांचजन्य काव्य संग्रह लिखे। दूसरी धारा है राष्ट्रीय चेतना प्रधान धारा, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन आदि कवि मुख्य है। राष्ट्रीय चेतना प्रधान धारा में माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा का विशेष स्थान है। उन्होंने हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, माता, समर्पण, युग चरण, वेणु, लो गूंजे धरा आदि काव्य संग्रह लिखे। वे प्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्रिका कर्मवीर के संपादक रहे और मध्य प्रदेश में खंडवा के रहने वाले थे। दूसरा महत्वपूर्ण कवि है बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, विनोबा स्तवन और उर्मिला संग्रह में आज काव्य रचना की। इस प्रकार छायावादी काव्य और छायावाद के पश्चात का काव्य मूलतः प्रेम, रोमांस और व्यक्तिवादी चेतना का काव्य रहा है। स्वच्छंदतावाद और छायावाद, इन दोनों में समता और विषमता
से संबंधित चर्चा कई बार की जाती है। इस पर अपने चर्चा करते हैं। स्वच्छंदतावाद या रोमांटिसिज्म का प्रवर्तन अंग्रेजी में वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज के काव्य संग्रह लिरिकल बैलेड के प्रकाशन की तिथि सन 1798 से मानी जाती है। 1798 में रोमांटिसिज्म का प्रवर्तन हुआ। इसके प्रमुख कवि वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स, बायरन आदि हैं। इन कवियों ने प्राचीन काव्य शास्त्र की पद्धतियों, समाज के रूढ़िवादी दृष्टिकोण एवं धर्मवेताओं की अति संकुचित मान्यताओं का विरोध करते हुए सरल, स्वाभाविक काव्य पद्धति, स्वच्छंद, वैयक्तिक, प्रेममूलक दृष्टिकोण एवं व्यापक मानववाद की प्रतिष्ठा की। इन्होंने वैयक्तिक सुंदर गीतियों का प्रकाशन सुंदर मधुर गीतियों में निसंकोच रूप से किया। उन्होंने सौंदर्य के स्थूल उपकरणों के आधार पर उसके सूक्ष्म गुणों तथा प्रकृति के चेतन रूप को महत्व दिया। हिंदी के छायावादी कवियों की परिस्थितियां और उनका दृष्टिकोण बहुत कुछ स्वच्छंदतावादी कवियों से मिलता जुलता है, अतः उनसे प्रेरणा और प्रभाव ग्रहण करना स्वाभाविक था। यह प्रेरणा और प्रभाव हिंदी में बंगला के कवियों टैगोर आदि के माध्यम से आया। अंग्रेजी के स्वच्छंदतावाद की प्राय सभी प्रमुख प्रवृत्तियां, जैसे प्राचीन रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, व्यापक मानववाद, वैयक्तिक प्रेम की अभिव्यंजना, रहस्यात्मकता का आभास, सौंदर्य के सूक्ष्म गुणों की पूजा, प्रकृति में चेतना का आरोप, गीति शैली, ये सभी विशेषताएं छायावाद और स्वच्छंदतावाद में समान रूप से मिलती है। रोमांटिक भावधारा एक महान आंदोलन थी। उसके पीछे यूरोप की तात्कालिक व्यापक परिस्थितियों का और महान विचारकों के चिंतन का बल था। कांट और हेगेल के दर्शनों तथा रूसो के विचारों ने उसकी नींव डाली थी। इस आंदोलन के दो पक्ष थे, एक प्रकृति से संबंधित और दूसरा मानव से संबंधित। संक्षेप में रूसो के विचार इस प्रकार थे। रूसो ने लिखा कि मनुष्य की मौलिक प्रवृत्तियां ही अच्छी है, क्योंकि वे स्वाभाविक है। यदि वह आज बुरा हो गया है तो इसलिए कि उसने शुद्ध प्रकृति को छोड़कर तड़क भड़क और कृत्रिमता का जीवन जी लिया है, अपना लिया है। इस व्याधि से पिंड छुड़ाने के लिए पर्वतों और हरे भरे मैदानों की ओर लौटना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य ने शताब्दियों तक जो सामाजिक दीवारें खड़ी की है उन्हें ढाहना होगा और मनुष्य को उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति के आधार पर नए सिरे से निर्मित करना होगा। बल प्रदर्शन हानिकारक है। प्रेम को छोड़कर कोई और जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। इस उद्धरण से यह स्पष्ट है कि रूसो की इच्छा प्रकृति और समाज दोनों ही में परिवर्तन की थी। प्रकृति पक्ष और मानवीय पक्ष, इन दोनों में से छायावाद ने प्रकृति पक्ष को ही अधिक अपनाया। मानवीय पक्ष की ओर उसकी दृष्टि बहुत कम जा पाई। यही छायावाद की निर्बलता रही और पंथ इस दृष्टि से सबसे ज़्यादा निर्बल है। रोमांटिक भावधारा और छायावाद में एक दूसरा तात्विक अंतर है। रोमांटिक साहित्य में हमें पूर्ण उल्लास, आशावादिता और सहप्राणता के दर्शन होते हैं। वहाँ छायावाद में हम पाते हैं अवसाद, निराशा और निष्प्राणता। इस अवसाद, निराशा का कारण कुछ विद्वानों ने असहयोग आंदोलन की विफलता में माना है, किंतु यह दृष्टि उचित नहीं है। प्रथम तो छायावाद का आरंभ 1916 में ही हो जाता है, जबकि असहयोग आंदोलन 1919 से 1923 तक चला था।
दूसरे असहयोग आंदोलन की विफलता मानना स्पष्टतः गांधी के सत्य और अहिंसा सिद्धांतों की असफलता का उद्घोष है, और इसका अर्थ है भारत के लिए उस नैतिक आधार की आवश्यकता को अस्वीकार करना जिसके अभाव में वह बर्बरता से, पशुता से भी 2 कदम आगे रहेगा। यद्यपि इस आंदोलन ने हमें स्वतंत्रता नहीं दिलाई, किंतु इसकी असफलता ने हमें आगे की क्रांतियों 1931 से 42 के लिए नई प्रेरणा दी, नया बल दिया। यदि छायावाद की निराशा असहयोग आंदोलन की देन होती तो उसके दर्शन हमें रविंद्रनाथ टैगोर में भी मिलते, लेकिन वहाँ हमें सहप्राणता और आशावादिता के दर्शन होते। वस्तुतः इस निराशा का, वेदना का एकमात्र कारण है, और वह है व्यक्तिवादी भावना का विकास। जहाँ पहले के कवियों ने अपनी व्यष्टि को समष्टि में विलीन कर अपनी वेदना को दूसरों की वेदना में मिलाकर देखा, वहाँ छायावादी कवियों में अपनी वेदना को अपने में देखा। अपनी वेदना को इन कवियों ने अपने में ही देखा तो क्या देखा, सारे विश्व की वेदना को भी अपने में ही प्रतिबिंबित पाया। कारण कि उनके लिए उनका व्यक्ति ही प्रधान था। अपने सुख दुख के अतिरिक्त और किसी के सुख दुख का न तो उनके सामने अस्तित्व ही था और न महत्व, क्योंकि इन कवियों की दृष्टि सर्वथा आत्मनिष्ठ थी। यूरोपीय स्वच्छंदतावाद का विद्रोह केवल सामंती शक्तियों के विरुद्ध था, जबकि भारतीय छायावादी कवियों ने विदेशी साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ भी लोहा लिया। इस प्रकार राष्ट्रीयता की भावना जो है, यह छायावाद का विशेष तत्व है। चूँकि यूरोप में पूंजीवाद का नया विकास हुआ था, इसलिए पूंजीवादी तत्वों का प्रसार वहाँ रोमेंटिसिज्म में हुआ। यही विकास हमारे इधर छायावादी काव्य आंदोलन में भी दिखाई पड़ता है। इस प्रकार छायावाद और रोमेंटिसिज्म में काफ़ी समानता है और काफ़ी विषमताएं भी, और दोनों ने एक दूसरे से काफ़ी ग्रहण किया है।